नमस्कार दोस्तों रशिया और यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट और ईरान को लेकर क्या हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हो। क्या दुनिया में एक और बड़ा युद्ध होने जा रहा है? क्या चाइना ताइवान को फाइनली कैप्चर करने के लिए रेडी है? क्योंकि कल से आप देख सकते हैं इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। फॉर ताइवान इन्वेजन चाइना अमासेस थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग वेसल्स इन सरप्राइज मूव। और देखिए काफी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि यूएस इस समय कहां पर बिजी है। पहले यूएस ने सोचा था कि ईरान तो बस एक छोटा सा खेल है, वो उसको खत्म कर देगा और वापस लौट जाएगा। लेकिन यूएस का क्या हाल हो रखा है अरेबियन सी में, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में। आपको याद होगा ट्रंप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वहां से कोई भी जो शिप है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब यूएस की नेवी कह रही है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यूएस तो पूरी तरह से बंद गया ईरान वॉर में। तो क्या अब चाइना इसका फायदा उठाएगा? इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर कुछ फिशिंग वेसल्स की बात कही जा रही है। देखो चाइना काफी फ्यूचर की सोचता है। वो फिशिंग वेसल्स एक्चुअल में है नहीं, वो चाइनीज मिलिट्री है। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि सफलता महोत्सव जो 2025 का रिजल्ट आया उस मौके पर हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 60% का फ्लैट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। जैसे 2027 का जो हमारा बैच है उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको अभी इस ऑफर के दौरान डबल वैलिडिटी दे रहे हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए कुछ सैटेलाइट डेटा और जो शिप ट्रैकिंग सिस्टम होता है उन्होंने डिटेक्ट किया कि हजारों की संख्या में कम से कम 2000 चाइनीज वेसल्स ईस्ट चाइना सी, जो कि ताइवान का नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर गैदर हुए थे। पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये है आपका जापान, ये रहा साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, ये पूरा चाइना तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे साउथ चाइना सी, आप सब जानते हैं साउथ चाइना सी को लेकर ऑलरेडी काफी विवाद है। यहाँ पर 9 डैश लाइन के थ्रू चाइना ये पूरा का पूरा एरिया क्लेम करता है, जिसकी वजह से वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ ऑलरेडी काफी इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईस्ट चाइना सी की। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इट इज ईस्ट चाइना सी। इसके जस्ट अबव आप देखोगे तो ये येलो सी आता है, ठीक है। अच्छा ईस्ट चाइना सी एग्जैक्टली कहां है? अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो ताइवान है उसके जस्ट अबव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जापान के ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसके भी नजदीक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो चाइनीज फिशिंग वेसल्स की बात हो रही है ना, कि थाउजेंड्स की मात्रा में जो चाइनीज बोट्स हैं छोटे छोटे वो इकट्ठा हो गए थे। वो कहां पर हुए थे? बेसिकली ये ताइवान रहा। ताइवान के जस्ट अबव यहां पर करीब आप कह सकते हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इधर उन्होंने कुछ फॉर्मेशंस की थी। और किस तरह की फॉर्मेशन, ये जो सैटेलाइट के थ्रू डेटा मिला इससे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे एल शेप होता है ना, तो यहां पर दो इन्वर्टेड एल शेप में फॉर्मेशंस देखने को मिला। तो ये देखिए, ये रहा ताइवान, ताइवान के जस्ट अबव जो मैं आपको बता रहा था ईस्ट चाइना सी में, एक तो ये लाइन आपको देखने को मिल रही है इन्वर्टेड एल, और एक और उसी के पैरेलली यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब देखो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि जो फिशिंग वेसल्स हैं वो इस तरह का फॉर्मेशन करेंगे और इतनी बड़ी मात्रा में। मैं आपको बता दूं ये सैटेलाइट डेटा से शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये करीब 400 किलोमीटर लंबी है। मतलब इस पूरे लाइन में हर 500 मीटर पर, मतलब हर आधे आधे किलोमीटर पर यहां पर चाइनीज बोट्स आपको देखने को मिलेंगे। और किस तरह के चाइनीज बोट्स? इस तरह के, ठीक है। ये चाइनीज बोट्स क्या हैं कि हर आधे आधे किलोमीटर पर तैनात थे, ठीक है। और करीब 400 किलोमीटर लंबा जो है ये लाइन उन्होंने बनाया था इस तरह से एल शेप में, और सेम उसी के पैरेलली यहां पर बनाया था, ठीक है। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इसकी संख्या 2000 बोट्स के आसपास थी। ऑल्दो ये 2025 के एंड में हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली भी यहां पर 11 जनवरी को आप देख सकते हो कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है ताइवान के जस्ट अबव, यहां पर अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो क्या हुआ है कि हर एक लाइन, जैसा मैंने बताया कि ये 400 किलोमीटर लंबी थी, और 30 घंटे तक ये जो फॉर्मेशन इन्होंने बनाया था ना दो एल शेप में, ये 30 आवर्स तक वहीं पर रुके हुए थे। और आप सोचिए हम हाई सी की बात कर रहे हैं जहां पर
जो समुद्र है वहाँ पर उफान आता रहता है, पानी काफ़ी, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक शिप अगर वहाँ पर खड़ा है और हर 500-500 मीटर पर शिप खड़े हुए हैं, तो किस तरह से जानबूझकर उनको कोई बोला गया होगा, कोई ना कोई तो सेंट्रल कमांड होगी ना जो उनको निर्देश दे रही होगी कि आप वहाँ पर जाकर इस तरह से खड़े हो जाओ। कोई कोई फिशिंग वेसल अपने आप तो जाकर वो हो नहीं जाएंगे और इस तरह का फॉर्मेशन बना लेंगे। तो इतना प्रिसाइज जो अलाइनमेंट है ओवर ह्यूज डिस्टेंस, ये काफ़ी अनयूजुअल है और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल कंट्रोल के थ्रू यहां पर किया जा रहा था। अच्छा, एनालिस्ट को ये डिस्कवर कैसे हुआ? मैंने आपको बताया ना कि ये वाला फॉर्मेशन 2025 के एंड में देखने को मिला था और ये वाला अभी जस्ट रिसेंटली 11 तारीख को देखने को मिला। क्या है कि इतना जल्दी से चीजें पता नहीं चल पाती हैं कि देखो, अभी रिसेंटली डेटा को एनालाइज किया गया, जैसे कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ये ट्रैकिंग होता है, जिसमें जो इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाता है शिप्स की ट्रैकिंग के लिए। मतलब ये क्या करता है ना, ये जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो शिप की लोकेशन, कोर्स, स्पीड, वेसल आइडेंटिफिकेशन, डेस्टिनेशन, इन सबको ट्रैक करता रहता है और सैटेलाइट जो है वो ये सिग्नल्स को कलेक्ट करते रहते हैं, ग्लोबली दुनिया को बताते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली ऐसा पाया गया जब डेटा को एनालाइज किया गया कि यहां पर इस तरह की फॉर्मेशन चाइना ने की थी और जब ये एग्जामिन किया गया तो पता चला हंड्रेड्स ऑफ वेसल्स कन्वर्ज हो गए एक साथ और जो शिप्स हैं वो अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए थे और उनका जो फॉर्मेशन था वही मिलिट्री ग्रिड का जो लेआउट होता है ना, कुछ वैसा आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं पर्टिकुलर शिप की बात कर रहा हूं। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार ये शिप तो फिशिंग वेसल है, मतलब ये तो मछली पकड़ने वगैरह के लिए होता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन चाइना, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, जो चाइना की नेवी है ना, मैरीटाइम जो उनकी फोर्स है, वो बेसिकली यहाँ पर एक थर्ड नेवी है जिसको मैरीटाइम मिलिशिया कहा जाता है। चाइना बेसिकली यहाँ पर ऑपरेट करता है, उनका जो यूनिक फोर्स है उसको कहते हैं पीपल्स आर्म्ड फोर्सेज मैरीटाइम मिलिशिया। बेसिकली क्या है ना, जो सिविलियन फिशिंग फ्लीट है वो अपने आप को एक साथ मोबिलाइज कर सकती है कभी भी मिलिट्री पर्पस के लिए। मैंने आपको बताया ना, चाइना बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचता है। उनका जो मेन है वो है पीएलए नेवी, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नेवी, जैसे भारत की नेवी है वैसे ही उनका भी है कन्वेंशनल, उनके पास नेवल वॉरशिप्स है, उनके पास सबमरीन है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो सब इनके पास हैं। फिर इसके अलावा चाइना का कोस्ट गार्ड है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड आप सबको पता है, जो लॉ एनफोर्समेंट वेसल्स होते हैं वो उनके पास है। तो ये दोनों तो चलो ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इनके पास एक और तीसरी पावर है मैरीटाइम मिलिशिया, जो मैंने आपको बताया पीपल्स आर्म्ड फोर्सेज मैरीटाइम मिलिशिया। तो ये फिशिंग बोट्स हैं और सिविलियन शिप्स हैं एक तरह से, और यहीं पर ग्रे जोन फोर्स आ जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फिशरमैन है ना, ये जो बोट पर जो फिशरमैन है, इनको ट्रेनिंग दी गई है चाइना की मिलिट्री के द्वारा, चाइना की नेवी के द्वारा। और ये जो बोट्स हैं इसमें कम्युनिकेशन और जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है वो भी वहां पर लगाया हुआ है। मतलब कि अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, चाइना की नेवी, अगर उनको कोई भी ऑर्डर देती है तो इनको तुरंत मिल जाएगा। अब भारत में आपको ऐसा थोड़ी देखने को मिलेगा। भारत के जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, उसमें कोई भारत की जो मिलिट्री है या फिर भारत की नेवी है, उनको उन्होंने ट्रेनिंग थोड़ी दी है कि अगर युद्ध का समय आया तो आप भी लड़ने जाओगे। लेकिन चाइना के अंदर उल्टा आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है ना, ये जो छोटे छोटे शिप्स हैं इनको भेजा जाता है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, ताइवान के नज़दीक, कि जाओ और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। अच्छा, ये जो फिशिंग बोट्स हैं वो हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए एकदम परफेक्ट हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्या है ना कि अगर मान लो कोई फिशिंग बोट है, ये छोटा सा, वो किसी देश के नज़दीक में जा रहा है, एनिमी कंट्री के नज़दीक में जा रहा है, और उस कंट्री को लग रहा है कि ये उनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो कंट्री क्या करेगी, इस छोटे से फिशिंग बोट को ख़त्म कर देगी, उड़ा देगी मान लो। तब यहां पर चाइना रोएगा पूरे दुनिया के सामने कि देखो ये जो इनोसेंट मछुआरे थे उनके ऊपर अटैक हो गया। मतलब एक्चुअल में ये खुद अटैक करने आ रहे थे, सर्विलेंस कर रहे थे, लेकिन उल्टा अब मतलब सिंपैथी गेन करने की चाइना कोशिश कर सकता है। सो दैट इज वाई यहां पर लीगल और डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। फिर दूसरा इसका नंबर, मतलब आप इमेजिन करो ना, इनके पास 2 लाख से ज्यादा ऐसे फिशिंग वेसल्स हैं। 2 लाख, मतलब दुनिया की कोई भी महाशक्ति आ जाए, अगर हम अमेरिका की भी नेवी को बुला लेना इकट्ठा, तो भी 2 लाख छोटे छोटे फिशिंग वेसल्स को कंट्रोल करना, उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा।
टेंस ऑफ थाउजेंड्स केपेबल ऑफ, मतलब उनमें से इतने ऐसे हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी नेवी ऐसी नहीं होगी जो आसानी से इनको टैकल कर पाएगी। और तीसरा, इंटेलिजेंस गैदरिंग। मैंने आपको बताया ना, जो फिशिंग बोट्स हैं ये मैरीटाइम स्पाइस की तरह काम करते हैं, जासूस की तरह काम करते हैं चाइना के लिए। ये नेवल मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं, सबमरीन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, और अल्टीमेटली ये जितना भी इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज नेवल कमांड को सौंप देते हैं। और साथ ही साथ अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह भी काम आ सकेंगे। मतलब मान लो ताइवान है, ये ताइवान का आइलैंड है, अगर ये फिशिंग बोट चाहें तो ताइवान को पूरी तरह से घेर सकते हैं, राइट। जैसे अभी ये जो पूरा इन्होंने एक्सरसाइज किया यहाँ पर मिलिट्री ग्रिड में, अपने पैटर्न में अपने आप को लगाया, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन के भी बड़ा काम आ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फॉर्मेशन किया गया, जिसको लेकर ये इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये चाइना की मिलिट्री ने क्या किया है, तो इसके कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ड्रिल। चाइना बेसिकली हो सकता है टेस्ट कर रहा होगा कि ये जो फ्लीट्स हैं उसको कितना जल्दी वो मोबिलाइज कर पाएगा। मतलब हाउ फास्ट कैन शिप असेंबल, मतलब क्या वो फॉर्मेशंस मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, एल शेप में वो अपने आप को तैनात कर पा रहे हैं कि नहीं, वो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन जो है लार्ज डिस्टेंसेस, मैंने आपको बताया ना ये 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तैनात थे, हर 500 मीटर पर तैनात थे, तो क्या ये कर पा रहे हैं कि नहीं, एक तो ये टेस्टिंग की जा रही होगी। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब इस तरह के ऑपरेशंस बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, फ्लीट कंट्रोल सिस्टम, हो सकता है उसको टेस्टिंग कर रहे हो कि 400 किलोमीटर लंबा ये यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या सभी के साथ हो पा रहा है कि नहीं। फिर इसके अलावा मैरी टाइम ब्लॉकेट सिमुलेशन भी हो सकता है। मतलब अगर ताइवान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसा मैंने आपको बताया ना कि ताइवान को पूरी तरह से घेरना है, मतलब अमेरिका की नेवी अंदर एंटर ना कर सके, तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, ये अपने जितने भी ये जो शिप्स हैं ना छोटे छोटे, उसको वहां पर फॉर्मेशन में लगा देंगे ताकि कोई भी और दूसरी शक्ति ताइवान को बचा ना सके। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार की प्लानिंग करने की यहाँ पर कोशिश हो रही हो। फिर इसके अलावा रडार सिग्नेचर टेस्टिंग, ये छोटे छोटे जो बोट्स हैं ना वो मैसिव रडार क्लटर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच जाएगी, यूएस की नेवी, जापान की नेवी आपस में आएंगे, वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा किस दिशा में जाए ना जाए, क्योंकि यहाँ पर वो पूरा रडार का क्लटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कई बार एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, जैसे मिडिल ईस्ट से अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है तो वहाँ पर स्पूफिंग आपने सुना होगा, कुछ इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बोट्स हैं वो चाइना के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ताइवान के नज़दीक किया गया। अब आप समझिए, ताइवान इज एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन का मतलब क्या, देखो क्या है ना कि चाइना को प्रिवेंट करते हैं ये सारे आइलैंड्स। मतलब एक तो ये रहा जापान आपका, ठीक है, फिर इसके अलावा नीचे ताइवान हो गया, जापान के कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पर, फिर ये रहा फिलीपींस। मतलब ये पैसिफिक जो ओशन है इसको रीच करने के में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेड है ये फर्स्ट आइलैंड चेन आते हैं। अगर मान लो कल के डेट में चाइना ताइवान को अपने अंडर में ले लेता है तब तो उसको फ्री हैंड मिल जाएगा ना, तब तो वो यूएस के नज़दीक जा सकेगा, क्योंकि अभी तो पूरे पैसिफिक ओशन में आप समझिए यूएस का राज है, वो जो चाहे वो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर चाइना चाहता है कि ताइवान को अपने अंडर में लिया जाए ताकि वो पैसिफिक ओशन के डीप में उसको रास्ता मिल जाए। अच्छा, ताइवान क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? देखो, चाइना का हमेशा से ये कहना है कि ताइवान उसका ब्रेक अवे प्रोविंस है, वो चाइनीज़ टेरिटरी का ही पार्ट है, और चाइनीज़ लीडरशिप ने बार बार ये कहा है कि ताइवान एक दिन चाइना के अंडर में होगा, रीयूनिफिकेशन होगा, और जरूरत पड़ी तो मिलिट्री फोर्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब लार्ज मैरीटाइम मोबिलाइजेशन ताइवान के नज़दीक कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा, सिर्फ ताइवान नहीं, जापान के लिए भी चिंता की बात है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक्सरसाइज किया गया, ये जो भी चाइना ने रिसेंटली किया है अपने छोटे छोटे बोट्स के साथ, वो यहाँ पर किया है। अब ये कहाँ पर एरिया है, ये ईस्ट चाइना सी तो है ही है, लेकिन जापान, ये अगर आप देखोगे ना, जापान का जो मेन आइलैंड है उसके नीचे ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड चेन्स को कहा जाता है ryukyu आइलैंड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस मिलिट्री का बेस है ओकिनावा में। ये जो आप आइलैंड देख रहे हो ओकिनावा, यहाँ पर यूएस मिलिट्री का बेस है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही होगी। तो जापान को भी डर है कि अगर कोई भी यहाँ पर वॉर छिड़ता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसका डायरेक्ट असर यहाँ पर, क्योंकि यूएस की मिलिट्री भी इसमें शामिल हो सकती है। यूएस ने तो साफ साफ कहा है कि ताइवान पर अगर हमला हुआ तो हम यहाँ पर उसको बचाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि अमेरिका इस समय पूरी तरह से बिजी हो रखा है ईरान में, और मे भी शायद ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है चाइना के लिए कि वो यहाँ पर ताइवान को अपने अंडर में ले ले।
And that is the biggest concerns of intelligence agencies right now across the world. यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि क्या चाइना एक बड़े वॉर की प्लानिंग कर रहा है, क्या ताइवान को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहा है। देखो ये तो आप समय ही बताएगा, बट आई होप कल से इसके बारे में ये जितनी भी खबरें आ रही थी वो एग्जैक्टली क्या है, क्या चल रहा है, वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईस्ट चाइना सी इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से कौन कौन सा स्टेट ऐसा है जो ईस्ट चाइना सी को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी सफलता महोत्सव चल रहा है जिसमें 60% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर तो मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी सारे कोर्सेज पर दी जा रही है। 2027 का जैसे हमारा बैच है, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। अभी भी कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।